नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शो की शुरुआत कोरोना के बढ़ते कहर के साथ। सिर्फ 15 दिन पहले भारत में कोरोना के मामले रोजाना 5300 तक आ रहे थे, लेकिन अब 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 34,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4099 मामले देखने को मिले। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटों का आंकड़ा 8082 तक पहुंच गया। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हैं। साथ ही कहा कि आने वाले समय में भी जैसे जैसे वायरस और फैलेगा, लगता है ओमिक्रॉन ही ज्यादा निकलेगा। बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले समय में जैसे ये और जगह फैलेगा तो ओमिक्रॉन तो एक तरीके से तीसरी लहर के आगाज हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने की संभावना है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि देश में लॉकडाउन के कोई आसार नहीं है। I do not see immediately any supply disruptions or any disruptions in the supply chains. So by and large, the Western world, the developed countries have not restricted any movements as yet. We have also not seen any instances of lockdowns being announced in any major country. And at $300 billion in the first 9 months, we are actually created a historic record on exports. पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का हर महीने का जो एक्सपोर्ट फिगर है, it is the highest ever for that month which has ever been achieved. वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहां पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 96 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स और छात्र हैं। शनिवार को एनएमसीएच के 12 डॉक्टर्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव पाए गए लोगों में से अधिकांश जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और पीजी के छात्र हैं। इसके चलते एमबीबीएस की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा 2 किशोर भाइयों को भुगतना पड़ सकता है। जहां पूरे देश में किशोर और किशोरियों को कोवैक्सीन का टीकाकरण कोविड से बचाव को लेकर दिया जा रहा है, वहीं नालंदा में 2 किशोर भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। अब किशोर के माता पिता को अनहोनी की चिंता सता रही है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके बेटों को कुछ हो ना जाए। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन बड़ी तादाद में किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को कोरोना के टीके लगने लगे हैं। देश में इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। टीकाकरण के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बच्चों को टीका लगा रहे केंद्रों का जायजा लिया। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो कोविड बहुत माइल्ड होता है, अगर होता भी है तो। उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं। जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले ही लो पहले। जिस दिन अडल्ट के लिए अनाउंस हुआ था ना सारे वैक्सीन बाहर के और अपने देश के, मैं तब से रुका था अपने वैक्सीन के लिए। अब आ गया तो ले लिया मैंने फर्स्ट डे पे। टीका लगने की खुशी है। हाँ, अब बाहर जाने को मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी 2 डोज होना चाहिए पूरा। अभी पहला ही है। पहला ही है। ये बताइए कि आप भी साथ में आए हैं, बच्चे को अभी तक
पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है कि बच्चों को भी कोरोना ना हो जाए, उनको टीका नहीं मिला है। आपने तो टीका ले लिया होगा दोनों? तो अब बच्चे को भी एक टीका तो कम से कम मिल गया। एक अभिभावक के नाते किस तरह की खुशी है आपको? खुशी ये है कि मतलब ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर एंड लाइक यू नो के वो डर रहता है हमेशा कि बाहर जाए और कुछ हो नहीं जाए, तो वो एक घबराहट थोड़ी कम हो गई। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.84% तक जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764 हुए। 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1,700 तक जा पहुंचा है। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली की 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC से जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें 84% केस ओमिक्रॉन के आए हैं। कम्युनिटी सैंपल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की काफी मौजूदगी दिख रही है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे। तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी कांड के चार्जशीट में SIT ने दावा किया है कि जिस SUV थार से किसानों को कुचला गया, उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को थार से कुचलकर मार दिया गया था। इस मामले में आज SIT ने करीब 5,000 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इस मामले में 13 लोग जेल में हैं। SIT का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नियत से कुचला गया। 5,000 पेज की चार्जशीट में SIT ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है CD में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है SIT ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी SIT की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी, और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पर? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या स्थिति रहेगी, आप लोग क्या करेंगे?
पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं किसान आंदोलन के दौरान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार सवाल उठाते रहे। अब उन्होंने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक जनसभा के दौरान बोलते हुए कहा कि मैं जब किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलने गया तो उनसे सिर्फ 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया था। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिला, इसकी अकल ना रखिए, तुम बेफिक्र हो, मिलते हो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ रहा है। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में सत्यपाल मलिक अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो दुर्भावनापूर्ण हो। चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया। आपसे थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है समझ में आई बात? आई, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को ऑलरेडी बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों को उठने का और सम्मानजनक रास्ता दे दिया आंदोलन को स्थगित करने का। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक रास्ते को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ये रास्ता बंद कर दिया गया है। एक शख्स का कहना है कि ये उसकी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि ये रास्ता दशकों पुराना है। देखिए राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। एक तस्वीर सोमवार की और दूसरी करीब 1 हफ्ते पहले की। यह रास्ता था जहां अब दीवार है। इसके एक सिरे पर अयोध्यागंज काठमंडी है तो दूसरे सिरे पर नई आबादी बस्ती। नई आबादी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्लॉट के मालिक समीर भाटी ने जबरदस्ती रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। पुलिस की मदद से लोगों की आवाज दबा दी गई। वहीं अयोध्यागंज के लोग कहते हैं यह कभी भी आम रास्ता नहीं था। सारी परेशानियां हम जिंदगी से पहले से रास्ता आई। हम रात बेरात को दिन में अपने चले जावे, बच्चे छोटे छोटे, बताओ रोड पे को हम जाएंगे। देखो कल परसों हमारी माँ निकली, एक्सीडेंट होगा उनका। ये रास्ता नहीं था ना, ये कोई रास्ता है, ये प्लॉट है। यहाँ तो कोई आते जाते नहीं थे। यह सही है कि इस रास्ते से होकर पहले लोग आया जाया करते थे। अब लोग सीधे काठमंडी से होते हुए दादरी मेन बाजार में नहीं जा पाते हैं। अब उन्हें थोड़ी दूर घूम के बाजार में जाना पड़ता है। इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है। हालात बेकाबू न हो इसके लिए पुलिस बल भी तैनात है। ये रास्ता कितने कब से? ये 100 साल से, अब से नहीं है। ये तो खुले, इसके नीचे सड़क है डामर की, रोड है ना, वो रोड की डामर की बनी हुई। ये दिया था हमें कि तुम्हारा ये रास्ता बंद हो रहा तो इसी रास्ते को दे दूंगा। बाद में वो बेच दिया। परेशानी निकलने की, हम जाते ही नहीं, इधर से निकल जाए। हमारी बहन बेटी निकले
अदब से निकल जाओ, उधर रोड पर जाएंगे कोई छेड़ेगा। नई आबादी बस्ती में लोगों की माने तो यह रास्ता कई सालों से वजूद में था, जबकि जमीन के मालिक समीर भाटी कहते हैं कि उन्होंने 1998 में यह जमीन ही खरीदी है। अब उन्होंने यह जमीन किसी और को बेच दी है। ये प्लॉट जो है हमने 98 में खरीदा था। ये पर्सनल प्रॉपर्टी उस समय भी थी, ये आज भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन चूंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमने अब बेच दिया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड कोई भी सरकारी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, पर ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि यह जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दरअसल ऐसे विवाद तब होते हैं जब हमारी नगर परियोजना में खोट होता है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि किसी के वैध अधिकार की रक्षा हो और आम लोगों को मुश्किल भी ना हो। गौतम बुद्ध नगर दादरी से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बर्फबारी देखने के लिए कहां उमड़ी इतनी भारी भीड़। दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी सीमा भवानी गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपने कर्तव्य दिखाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। बेहतर प्रदर्शन देने के लिए 8 घंटे से ऊपर की ट्रेनिंग में ये महिला जवान जुटी हुई हैं। ये दूसरी बार है जब सीमा भवानी टीम गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी कर्तव्य दिखाएंगी। सीमा भवानी टीम 2016 में बनी थी और पहली बार साल 2018 में गणतंत्र दिवस की परेड में अपना प्रदर्शन दिखाया था। अभी आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के रोहतांग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर दिख रही है। यहां अटल टनल रोहतांग को देखने के लिए हजारों पर्यटक आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे हैं।